वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 68 लगाते हैं। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं संविधान और राज व्यवस्था के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में है और संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 बी में है। बताइए उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है इसमें, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 एक में है, 19 ए में है, 19 का बोल सकते हैं इसको। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 बी में नहीं है, सी में है, मतलब गा में है। तो केवल एक सही है यहाँ पर। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के सी में है, गा में है, यानी अनुच्छेद 19 बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें क्लोज हैं 6-7, उनको पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया भी है पहले, 19 ए, बी, सी, डी, ई। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, उत्प्रेषण रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ये निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, और परमादेश रिट का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। कौन सा करेक्ट है इनमें? इम्पोर्टेंट है रिट, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करता। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई और संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक की भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। कौन सा करेक्ट है इसमें? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और दूसरा स्टेटमेंट, संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ए, बी, सी, डी या फिर ए, बी, सी या डी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये सी है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो असत्य है, गलत है मतलब। संविधान के सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब उसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। देखिए यहाँ पर करेक्ट है सी, राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। सी, डी करेक्ट और बी भी करेक्ट है। ए गलत है क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद, अधिकतर अनुच्छेद जो है 1949 में ही लागू कर दिए गए थे। कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के 15 अनुच्छेदों 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 88, 91, 392, 93 को 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिया गया था। शेष अनुच्छेद जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। यानी 15 अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिया, शेष जो हैं वो बाद में लागू किए गए, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है और पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। देखिए, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का तो उल्लेख शपथ है ही नहीं तीसरी अनुसूची में। ये प्रश्न पूछ लेते हैं बहुत। तो देखिए, तीसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मंत्रियों, केंद्र के जो मंत्री हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है, ना ही उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक मतलब कानूनी सहायता, तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो है, इनमें से किस नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है? अनुच्छेद 39 का है, 39 का भी, 39 का सी, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर है 39 का ए। तो देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 ए में की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। 39 बी में क्या प्रावधान है? सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अब देखिए, 39 सी में धन का समान वितरण है, तो ए बी सी इम्पोर्टेंट है, ए को बहुत पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में शामिल है? आपको राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है? ये अनुच्छेद 49, 50, 48 या 46। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 49 में। तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, और अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। अच्छा, है क्या ये 49, 48, 46? क्या है ये? मौलिक अधिकार है, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है, या फिर मौलिक कर्तव्य है? क्या है? मौलिक कर्तव्य तो बाद में जोड़े गए, तो इस तरह से आएंगे वो 51 का ABCDEFG। ये क्या है फिर 36 से 51 तक? 36 से 51 तक जो भी अनुच्छेद रहेगा वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSP मतलब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से कौन से अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना शामिल है? मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है अनुच्छेद 350 के का में है, तो क्लॉज है, बाद में जोड़ा गया है वो इसको। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनुच्छेद 350 के काम में है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। ये जो लाइन है UPSC सिविल सेवा में 2014 में पूछी गई है। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना शामिल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है या अदा किया जा सकता है। यह कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसका कथन है ये? भीमराव अम्बेडकर, KT शाह, रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह। तो यह है KT शाह, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो KT शाह ने कहा था राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसको बैंक की सुविधा के अनुसार भुनाया जा सकता है या फिर अदा किया जा सकता है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 2 और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत आते हैं। तो करेक्ट है, मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य थोड़ी थे। मूल संविधान में तो मौलिक अधिकार है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको तो 51 का में जोड़ा गया ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे, और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस से। क्वेश्चन नंबर 11 है। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, जो भी माता पिता हैं या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे उनको बच्चों को, और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है भारत में एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, उसमें 2 बार है बस। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 के अनुसार की गई है।
बिल्कुल की गई है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। अब 13वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? 4 विकल्प हैं, इनमें से एक गलत होगा पक्का। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित हो जाएंगे और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक का करेक्ट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि अवैध घोषित हो जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, गलत है ये वाला सी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है और राष्ट्रपति की रिक्ति 6 महीने के अंदर भरनी होती है। 6 महीने के अंदर भरोगे या 3 महीने के? 6 महीने के अंदर ही भरना करेक्ट है, सी है इसका उत्तर। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, मतलब किसी में भी लाया जा सकता है। सुप्रीम वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा में आ गया, जैसे मनी भी लाता है कि वो लोकसभा में, इसमें कोई वो नहीं है। परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को ये सब करने से पहले 14 दिन पहले उसको सूचना दे देना, लिखित रूप से, वो भी जिस पर उस सदन के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। और राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने से अगर हो जाता है तो 6 महीने के अंदर उसे भरना आवश्यक होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो ऐसी आकस्मिकताओं में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने का उपबंध करता है? अच्छा, राष्ट्रपति का पद, मान लीजिए राष्ट्रपति बीमार है, राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो कौन बैठेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बैठेगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, ये सब चीज़ कहाँ पर लिखी है? अनुच्छेद 70 में लिखी है, ए है इसका आंसर। तो जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। कौन करेगा उसको बता दिया है भाई। तो 15 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।